अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसमें लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 का आपका टाइटल है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, नॉर्मली मैं अक्सर स्टूडेंट से जब डिस्कशन करता हूं तो आई कॉल इट ग्रामर ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपने केमिस्ट्री का सही फोकस सीखना हो, स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग को सही अंदाज से सीखना है, तो आपको ये चैप्टर अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। इस चैप्टर के स्पेशली जो आखिरी टॉपिक्स हैं वो क्वांटम नंबर्स और बोर एटॉमिक मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चीजें बहुत अच्छी तरह आपने अंडरस्टैंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आइडिया शुरू किया था माइकल फेरेडे ने, और माइकल फेरेडे जो था उसने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की थी, और फिर वो मुख्तलिफ चीजों के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टडी कर रहा था। वाइल डूइंग सो उसका ख्याल आ गया टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। तो इसने यहाँ किसी गैस को रख दिया जिसका प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, यानी 760 mm ऑफ मर्करी, और फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रोड्स फिक्स कर दिए, और एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जिसको नाम दिया एनोड, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जिसको नाम दिया कैथोड, और फिर यहां उसने मुख्तलिफ तरह के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए। तो उसका ख्याल था कि शायद पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से, कम करने से हो सकता है कि ये गैस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे दे, बट ही कंक्लूडेड कि वट एवर द पोटेंशियल डिफरेंस वी प्रोवाइड, the gases never conduct electricity. So उसने conclude किया the gases are non-conductor. Gases are non-conductor. बाद में एक साइंटिस्ट आया विलियम क्रूक्स। तो विलियम क्रूक्स ने यही एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। उसने यहाँ इस ट्यूब में, इस ग्लास बल्ब में इलेक्ट्रोड उसी तरह फिट कर दिए, और फिर यहां एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया, अबाउट 5000 वोल्ट का पावर दिया, और फिर जो है इसने यहां एक मॉडिफिकेशन ये किया कि यहां वैक्यूम पंप लगा दिया, और फिर यहां गैस बंद की जिसका प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर पे तो ये ऑलरेडी क्लैरिफाइड था कि ये कंडक्शन नहीं देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता सर्किट को उसने ऑन रखा था और यहां से गैस को निकालता रहा। तो यहां आहिस्ता आहिस्ता क्या होता रहा, गैस का प्रेशर कम होता रहा, और जो ही इस गैस का प्रेशर पहुंच गया 0.1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या आप कह सकते हो 0.1 टॉर्स, या आप कह सकते हो 0.01 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं, ये यूनिट्स में अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो इस प्रेशर पर क्या हुआ, इस प्रेशर पे इस ट्यूब में एक ग्लो अपीयर हुआ, इस पूरी ट्यूब में एक ग्लो अपीयर हुआ, और इस ग्लो की बनने की वजह क्या है? दिस ग्लो इज फॉर्म ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोलिक्यूल्स ऑफ द गैस। और दूसरा इसमें यह है कि इट्स कलर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस, एज वेल एज डिपेंड्स अपॉन मटीरियल ऑफ द ग्लास। इन दोनों पे जो है ये स्ट्रिक्टली डिपेंड करता है इस ग्लो का कलर। तो इससे एटलीस्ट ये प्रूफ हुआ कि गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर या हाई प्रेशर पे नहीं कंडक्ट करते, लो प्रेशर पे कंडक्ट करते। उसने जब इस प्रेशर को मजीद कम करते हुए कहां तक ये प्रेशर ले गया, इस गैस का प्रेशर जब कम होते होते पहुंच गया, ये वही सेटअप है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? अबाउट 5000 वोल्ट। जब इसका प्रेशर मजीद कम किया और प्रेशर पहुंच गया 0.01
मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक, या आप कह सकते हो 0.001 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी तक, तो इस प्रेशर पर जो है द ग्लो डिसअपियर्ड और अ डार्क वैक्यूम वाज सीन एंड डार्क वैक्यूम वाज सीन। और इसकी वजह क्या है? सो इट इज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बेसिकली यहां इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ गया, उस वजह से ग्लो डिसअपियर्ड, कंडक्शन हैज बीन फिनिश्ड। तो इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कवर करने के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा, और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस वो बढ़ाता रहा और बढ़ाते बढ़ाते पहुंच गया कहां तक? 10,000 वोल्ट तक। तो फिर इस 10,000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर उसने देख लिया कि सम क्लियर रेज वर मूविंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड। जब ये पावर कहां तक पहुंच गया? 10,000 वोल्ट तक। तो फिर सम क्लियर रेज वर सीन मूविंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड। These rays were given the name cathode rays, क्योंकि शुरू में ख्याल था कि कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड। बाद में पता चला कि कैथोड रेज एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द गैस आफ्टर द आयनाइजेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो कैथोड रेज का ये कुछ कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट होना चाहिए, और जो है प्रेशर ऑफ द गैस कितना होना चाहिए? प्रेशर ऑफ द गैस जो है, इसके लिए प्रेशर ऑफ गैस कितना होना चाहिए? 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इतना प्रेशर होना चाहिए। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जरूरी नहीं है कि ये लाजमन 10,000 वोल्ट हो, ये 10,000 से आप वेरिएट भी कर सकते। इफ यू चेंज द डायमेंशंस ऑफ दिस ट्यूब, अगर इस ट्यूब के साइज को आप चेंज करते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज इट विल बी चेंज ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसके बाद जो है आप इसके नेचर को समझ सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज के बड़े बड़े कैरेक्टरिस्टिक में हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या है कि कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। और इसका क्या सबूत है आपके पास कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ? तो इसका प्रूफ ये है कि इनके सामने अगर आप कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखो, यानी गैर शफाफ ऑब्जेक्ट रखो, और इस पे आप कैथोड रेज थ्रो करो, तो दे विल कास्ट शेडो ऑफ दिस ओपेक ऑब्जेक्ट, दे विल कास्ट शेडो ऑफ दिस opaque object, or this shadow formation of the opaque object whenever cathode rays pass with by it। तो इससे प्रूफ होता है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ कौन से प्रॉपर्टी इस बात को जस्टिफाई करती है? तो सबसे बेस्ट कास्टिंग ऑफ शेडो ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट, ये बेस्ट वेरिफिकेशन है दैट कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। तो ये इंटर रिलेटेड पॉइंट्स है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि अगर ये स्ट्राइक करते हैं किसी स्मूथ सरफेस को, तो स्मूथ सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद क्या होते हैं? फ्लोरेसेंस टेकिंग प्लेस। इसी तरह इफ दे स्ट्राइक अ ग्लास फॉर लॉन्गर टाइम, देन द ग्लास वार्म्स अप। यहां से पता चला कि कैथोड रेज कैन ट्रांसफर एनर्जी, कैथोड रेज कैन ट्रांसफर एनर्जी। और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ये किसकी क्वालिटी है? मैटर की क्वालिटी है। यहां से हमें डाउट हुआ कि देयर इज अ चांस कि कैथोड रेज आर बीम ऑफ पार्टिकल। तो ये वाकई बीम ऑफ पार्टिकल है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए फर्दर एक्सपेरिमेंट किए गए। तो उन फर्दर एक्सपेरिमेंट में यू कैन टॉक अबाउट लाइक द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैथोड रेज, द फिफ्थ वन, कि जब भी कैथोड रेज के पाथ में एक लाइट पिन व्हील रख दिया जाए, यानी एक यहाँ एक गता लगाए, यहाँ एक लूजली रोटेटेबल एक्सल लगाए और उसके साथ पेडल
अटैच करे तो लाइट पिन, ये आप कह सकते हो पेडल अटैच विद लाइट पेन व्हील। इनके ऊपर अगर आप कैथोड रेज थ्रो करो, द कैथोड रेज विल कॉज रोटेशन ऑफ द पेडल टुवर्ड्स द एनोड। और अगर ये पेडल एनोड की तरफ रोटेट करते हैं तो इसका मतलब है कि कैथोड रेज हैव द एबिलिटी टू वर्क, और द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू वर्क, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया, प्रूव्स दैट कैथोड रेज हैव, ये पॉइंट अक्सर एमसीक्यूज में आ चुका है, कैथोड रेज हैव मोमेंटम, कि कैथोड रेज में मोमेंटम है, और अगर ये मोमेंटम रखते हैं तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, और मास से साबित होता है पार्टिकल या मैटर नेचर, या से साबित होता है कि कैथोड रेज हैव पार्टिकल नेचर। एनी रेडिएशन व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल, ये वेव मोशन नहीं करेगा, और इसको आप कहते हो नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस पार्टिकल नेचर ने या मोमेंटम ने साबित कर दिया कि कैथोड रेज आर नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट, इसकी चार्ज नेचर को जस्टिफाई करना हो कि पार्टिकल तो है लेकिन क्या इस पे चार्ज भी है या नहीं है। तो चार्ज नेचर को जानने के लिए इनको पास किया गया किस चीज से, मैग्नेटिक फील्ड से। तो जब मैग्नेटिक फील्ड से पास किया गया, दे डिफ्लेक्टेड एट राइट एंगल टू द लाइंस जॉइनिंग द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, और इस डिफ्लेक्शन ने साबित कर दिया कि कैथोड रेज पोजेस चार्ज। इससे क्या साबित होता है, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स चार्ज नेचर ऑफ कैथोड रेज। और ये चार्ज कौन सा है, तो उसके लिए फर्दर एक्सपेरिमेंट आपने देखना है। तो फर्दर एक्सपेरिमेंट में आप इन कैथोड रेज को अगर आप पास करो थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, सॉरी पॉजिटिव प्लेट। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स कैथोड रेज आर बीम ऑफ नेगेटिव पार्टिकल, यानी इस एक्सपेरिमेंट से साबित होता है कि कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज, और चार्ज पार्टिकल पे हो सकता है। चार्ज खुद एनर्जी है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस जो है इसके लिए पार्टिकल होना जरूरी है। अकेले एनर्जी में चार्ज नेचर का कंसेप्ट नहीं होता। तो ये कुछ जस्टिफिकेशन है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिससे ऑटोमेटिकली कैथोड रेज का विजन क्लैरिफाई होता है। बाकी ये है कि कैथोड रेज हैव reducing nature, what does this point mean? आप याद रखें कि जब भी किसी पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको आप रिड्यूसिंग पार्टिकल कहते हैं, और जब भी किसी पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को आप कहते हो ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये चार्ज की वजह से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ऑक्सीडाइजिंग नेचर माना जाता है, नेगेटिवली चार्ज नेचर को आप रिड्यूसिंग नेचर रखते हो। तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द कैथोड रेज आर कंसिडर्ड रिड्यूसिंग इन नेचर। और पॉइंट नंबर 9 में आप ये रिवेंजन ने किया था कि अगर आप कुछ सेटअप को इस तरह बनाओ कि कैथोड रेज को पैदा करने के लिए जो पावर है वो 10,000 मैंने लिखा है, लेकिन अगर आप ये पावर बढ़ाओगे तो कैथोड रे की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और कैथोड रेज को पैदा करने वाला पावर अगर आप किस रेंज में ले जाए, 30,000 टू 50,000 वोल्ट के रेंज में ले जाए, और ऐसे कैथोड रेज स्ट्राइक करते हैं द सरफेस ऑफ एनोड, और बशर्ते ये कि ये एनोड आम मेटल नहीं हो बल्कि क्या हो, हैवी मेटल हो। हैवी मेटल का मतलब है जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो। तो उस वक्त तो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट नहीं था, एटॉमिक मास का कंसेप्ट था। तो एटॉमिक मास जिसका बहुत ज्यादा हो तो उसको आप हैवी मेटल मानते हो। और अगर आप कोई हैवी मेटल एज एनोड रखो और कैथोड रेज को प्रोड्यूस करने वाला पावर बढ़ाओ 30,000 से लेके 50,000 वोल्ट तक, और ऐसे कैथोड रेज जब स्ट्राइक करते हैं सरफेस ऑफ एनोड को तो दे कॉज एमिशन ऑफ सम अननोन रेडिएशंस ऑफ एनर्जी। ये जो रेडिएशन को आप ऐसे जार करते हो ये पार्टिकल का बीम होता है, दिस इज अ बीम ऑफ पार्टिकल्स, और ये वेव मोशन नहीं कर पाता, तो इसको आप कहते हो नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन एक होता है इस टाइप का रेडिएशन, इस टाइप का, तो इसको आप मानते हो बीम ऑफ क्वांटा। क्वांटा आर स्मॉल
पैकेट्स ऑफ एनर्जी और बीम ऑफ क्वांटा वेव मोशन करता है, तो इस रेडिएशन को आप नॉर्मली कहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो रेडिएशन जो वेव मोशन करता हो, बीम ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी यानी क्वांटा या फोटोन का बीम हो, उसको आप इस तरह इंडिकेट करोगे और इसको कहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये नॉन पार्टिकल नेचर के लिए होता है। और वो रेडिएशन जो कि बीम ऑफ पार्टिकल लाइक कैथोड रे इज अ बीम ऑफ पार्टिकल, अल्फा रे, बीटा रे, कैनल रे, पॉजिटिव रेस, तो ये बीम ऑफ पार्टिकल है, इसलिए इसको आप स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट करोगे और इसको आप नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहोगे। तो यहां कैथोड रे तो नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जब ये स्ट्राइक करते हैं एनोड को तो लेकिन अगर कैथोड रे को पैदा करने वाला पावर 30,000 to 50,000 वोल्ट हो, तो फिर दे कॉज एमिशन ऑफ सम अननोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी रेडिएशन ऑफ एनर्जी। इसे मैंने ये वेव मोशन से जाहिर किया। एंड दीज रेडिएशन वर गिवन द नेम एक्स-रेस। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? रोएंटगन ने। इस पे हम पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक्स-रेस का, तो आखिर में पढ़ेंगे। फिर लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कैथोड रेज, दैट इज कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट। कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस यूज। आप कोई भी गैस इस्तेमाल करो, यानी इसका मतलब है कि कैथोड रेज, इसका मतलब है कि कैथोड रेज हैव a constant charge to mass ratio no matter what gas is used या which gas is used in the discharge tube, or even mixture of gases is used. Even mixture of gases is used, or even vapors are used. What are vapors? Vapors मतलब gaseous state of liquid. Vapors मतलब the gaseous state of liquid, इसको आप कहते हो vapors. तो whatever the even pure gas हो, कोई भी हो, mixture of gases हो या vapors हो, all of them will produce cathode rays of a constant या same charge to mass ratio. इससे साबित होता है कि कैथोड रेस का नेचर नहीं बदलता if you change the nature of the gas in the discharge tube. So cathode rays are independent of the nature of the gas used in the discharge tube. और इसको आप यूं भी कह सकते हो कि इसकी वजह आप ये भी लिख सकते हो कि it is because a cathode ray is beam of electrons, and electron is a universal constant. मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां एक कैथोड रे ट्यूब लो और इसमें हाइड्रोजन गैस बंद करो, और यहां एक कैथोड रे ट्यूब आप ले और उसमें आप हीलियम गैस बंद करें, तो यहां हीलियम के मॉलिक्यूल होंगे, यहां हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे। अब जब ये आयनाइज होगा तो यहां से क्या निकलेंगे? शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉनों का जो बीम है इसी को कहते हैं कैथोड रे। और यहां पर क्या रह जाएंगे? जी, कैटायंस। इन कैटायन की बीम को कहते हैं पॉजिटिव रे या कैनल रे। तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या बनाएंगे? एक बीम बनाएंगे। सो दिस बीम इज कॉल्ड कैथोड रे ऑफ हीलियम गैस। और जो कैटायंस बचेंगे तो उन कैटायंस का जो बीम बनेगा उसको आप कहेंगे पॉजिटिव रे या कैनल रे ऑफ हीलियम गैस। तो आप देख रहे हो कि इस बीम में और इस बीम में कोई फर्क नहीं है। ये भी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन का मास और इस इलेक्ट्रॉन का मास, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब है कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज ऑफ हाइड्रोजन गैस will be exactly the same as charge to mass ratio of cathode rays of the helium gas. चूंकि इलेक्ट्रॉन एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जब ये मॉलिक्यूल से निकलेगा तब इससे कैथोड रे बनेगा। तो वो मॉलिक्यूल कोई भी हो, इवन मिक्सचर हो, आपके पास सबसे एक जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सिर्फ तादाद में फर्क होगा, नेचर में फर्क नहीं होगा। इसलिए कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट। जबकि ये जो कैनल रेज है ये डिपेंड करते हैं
नेचर ऑफ गैस, क्योंकि मुख्तलिफ गैसियस मॉलिक्यूल से मुख्तलिफ तरह के केटाइन बनेंगे, उनकी चार्ज टू मास रेशियो सेम नहीं होंगे। तो कैनोल रे या पॉजिटिव रे नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन कैथोड रेज डिपेंड नहीं करते, क्योंकि कैनोल रेज बीम ऑफ प्रोटॉन नहीं है। अगर वो बीम ऑफ प्रोटॉन होते तब वो भी डिपेंड ना करते, क्योंकि प्रोटॉन भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ओके, तो इस सारे बातों को फाइनली कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन इसमें बना लिया किसने? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कंक्लूड कर दिया, कंक्लूडेड दैट एटम हैज अ नेगेटिव पार्टिकल। ये ऐलान सबसे पहले किसने किया था कि एटम हैज अ नेगेटिव पार्टिकल? जे थॉमसन ने। फॉर दैट रीजन हम कहते हैं कि जे थॉमसन एक्चुअली डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह के एमसीक्यूज में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कभी पूछे इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय होम, तो आंसर इज जे थॉमसन, क्योंकि इसने ये कंक्लूड किया था इट वाज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन बाय जी.जे. स्टोनी। ये नाम उसने रखा था इलेक्ट्रॉन, और बाकी डिस्कवरी इसकी किसने की थी? जे थॉमसन ने। हाउ विल यू टॉक अबाउट द origin of cathode rays? How the cathode rays originate? तो इसकी कहानी ये है कि ये एनोड और कैथोड दोनों न्यूट्रल मेटल है। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो बैटरी यहाँ के सारे फ्री इलेक्ट्रॉनों को लेकर इसकी तरफ शिफ्ट करता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, और ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रखा हुआ है। इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो कुछ गैस मॉलिक्यूल जो एनोड के बहुत करीब है वो आयनाइज हो जाते हैं, और एनोड उनसे क्या लेता है? इलेक्ट्रॉन, और क्या बाकी बच जाता है? कैटाइन। तो यहां से आयनाइजेशन होती है गैस मॉलिक्यूल के एनोड पर, और ये इलेक्ट्रॉन बैटरी की वजह से यहां आकर किसकी तरफ आ जाता है? जी, कैथोड। सो कैथोड गेट्स अ लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अपने कैटाइन के, ये कैटाइन इस तरफ आ रहा होता है, ये अपने कैटाइन को पाने के लिए बाहर निकलता है, और जो ही बाहर निकलता है तो इट कम्स अंडर अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। इससे ये अपने कैटाइन की तरफ अप्रोच नहीं कर पाएगा, वो सीधा इधर आएगा और ये सीधा इधर, और जब ये सीधा जाता रहेगा तो सामने जो भी गैस मॉलिक्यूल आएगा उसको क्या करता जाएगा? आयनाइज करता जाएगा, और इस तरह आपके पास इलेक्ट्रॉनों का एक बीम बनता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कैथोड रेज। सो आप कह सकते हो कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द गैस, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से ओरिजिनेट होगा? कौन सी गैस मॉलिक्यूल के? द वन क्लोजेस्ट टू द एनोड। ठीक है, तो ये आपके पास कैथोड रे की डिस्कवरी और उसके कैरेक्टरिस्टिक, और फिर इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिफिकेशन, उसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू था। इसके बाद जो है, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं कि let's say if I ask you the cathode rays have maximum charge to mass ratio for dash gas, hydrogen, helium, like first carbon dioxide, yes, same for all. So the answer is same for all, because कैथोड रेस हैव अ फिक्स्ड चार्ज टू मास रेशियो, और कैथोड रेस का चार्ज टू मास रेशियो को आप कह सकते हो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड रे तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का बीम है। तो एक ही बात है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रे या चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट वाज डिटरमिन्ड बाय जे थॉमसन, तो इस एक्सपेरिमेंट में एज सच कोई बड़ी बात नहीं है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू पे आ जाते हैं कि इसने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर दिया, विच वाज इक्वल टू 1.7588 10⁻11 कूलम पर केजी। इसका मतलब क्या है ये अंडरस्टैंड करना है आपने। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल चार्ज ऑन 1 kg electrons is how much? It is 1.7588 10⁻11 कूलम। और अगर मैं कह दूं कि द टोटल चार्ज ऑन, लेट्स सपोज मैं लिख दूं 500 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स, तो 500 का मतलब है 0.5 किलोग्राम, तो इसका हाफ हो जाएगा, लाइक दिस वन
by 2 कूलम। अगर मैं लिख दूं कि चार्ज ऑन, लेट्स सपोज इफ आई राइट चार्ज ऑन 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन, जस्ट 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1.7588 और इनटू इसको आप 1000 पे डिवाइड करोगे, शाबाश, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो 1 ग्राम के लिए 1000 पे डिवाइड करोगे तो ये कितना रह जाएगा, 10⁸ कूलम, ये याद रखना है। अगर आ जाए कि चार्ज ऑन लेट्स से 1 मिलीग्राम इलेक्ट्रॉन्स, 1 मिलीग्राम, तो इसको 1000 पे मजीद डिवाइड करें तो 1.7588 इंटू 10⁵ कूलम, ये 1 मिलीग्राम इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज होगा। अगर मैं कह दूं कि चार्ज ऑन लेट्स से 5 मिलीग्राम इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या इट विल बी 5 इंटू 1.7588 इंटू 10⁻, कितना, 5 कूलम। अगर मैं कह दूं कि चार्ज ऑन 50 मिलीग्राम इलेक्ट्रॉन्स, तो इट विल बी 5 इंटू 1.7588 इंटू 10⁻6 कूलम। इसका एक जीरो चला गया यहाँ। इस टाइप के पॉइंट्स आपको सेट रखने हैं माइंड में। तो चार्ज टू मास रेशियो में इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि कैथोड रे की चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट है, और अगर किसी भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की क्वांटिटी आपसे कभी भी मांगे तो उसका ट्रिक ये है। और फिर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है ये किसने मालूम किया था, अकेले एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ये मालूम किया था, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये मालूम किया था मिलिकन ने। इसने ऑयल पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसको आप कहते हो मिलिकन, द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इसने एक इक्वेशन डेवलप किया, और उस इक्वेशन से, बाकी इसकी डिटेल की जरूरत नहीं है एज सच, इस मैथमेटिकली, ये बुक में भी नहीं है वैसे, तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन से लाइक दिस वन, इस मैथमेटिकल इक्वेशन से उसने मुख्तलिफ ऑयल ड्रॉपलेट के चार्ज की क्वांटिटी मालूम की। लाइक लेट्स से एक चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। तो मुख्तलिफ ड्रॉपलेट्स पे जब उसने चार्ज मालूम किया, लाइक फर्ज करे E1 मालूम किया, E2, E3 एंड सो ऑन, तो फिर उसने फाइंड किया कि 1.6022 10⁻⁻19 इज द लीस्ट कॉमन डिवाइजर। LCD मतलब लीस्ट कॉमन डिवाइजर। ये एक ऐसा फिगर है जो इसको पूरी तरह डिवाइड करते, इसको पूरी तरह डिवाइड करते, इसको आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू फाइंड करो, और इस इक्वेशन में पुट करके ए ड्रॉपलेट के, अनलिमिटेड ड्रॉपलेट के चार्ज की क्वांटिटी मालूम करोगे। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू विच डिवाइड ऑल दीज चार्जेस इज दिस मच। तो इससे पता चला कि दिस इज द मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और इस क्वांटिटी ऑफ चार्ज को नाम दिया गया यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज इतना है, प्रोटॉन का, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव होता है, प्रोटॉन वाला पॉजिटिव होता है। सो दस इट इज कंक्लूडेड एज क्वांटिटी ऑफ व्हाट टू से, क्वांटिटी ऑफ यूनिट चार्ज, क्वांटिटी ऑफ यूनिट चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज जो है वो इतना ही आपके पास आएगा, 1.6022 10⁻⁻19 कूलम। ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज की क्वांटिटी, and the same quantity is for the charge of proton as well. And the next portion is how will you determine the mass of a single electron. तो इसके लिए मैंने determination नहीं लिखा, बल्कि मैंने लिखा calculation, क्योंकि आप calculation के थ्रू निकालोगे, एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। calculation of mass of electron, कभी आपसे पूछा जाए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन सी एक्सपेरिमेंट में फाइंड किया जाता है, आंसर इज नन, इट इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड। सो इट इज कैलकुलेशन इज मेड फ्रॉम वेयर, इट इज मेड फ्रॉम वेयर, चार्ज टू मास रेशियो एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस। तो चार्ज टू मास रेशियो कितना है, 1.7588 10⁻⁻
जी 11, और अगर इसमें आप चार्ज की वैल्यू पुट करो तो इट इज 1.6022 10⁻⁻19 मास मालूम करना है। अगर आप इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके इससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो तो इट विल बी 1.6022 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.7588 10⁻11। तो फाइनली इसको कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 9.11 10⁻31 किलोग्राम, जो कि बराबर है 9.11 10⁻28 ग्राम, क्योंकि किलो को 1000 से, तो ग्राम में इतना आएगा। और ये बराबर है किसके? ये बराबर है 0.